Hello dear learners, welcome back to my channel Commerce with Prerna. हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 का, जिसमें हम पार्ट बी आपका इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीटली हमें डिस्कस कर लिया है उसके क्वेश्चंस को। अब आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए, इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जो पार्ट बी में जब हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। फर्स्ट 10 एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था, राइट। तो वहाँ पर हमने कुछ पैटर्न्स को भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था असर्शन, रीजन एंड इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। वही सेम पैटर्न मैं यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, बट उस पैटर्न को डिटेल में समझना, उसकी ट्रिक्स को जानना ज़रूरी है, और इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। हम डायरेक्टली आज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? इफ in an economy the level of income increases delta y, it will be always proportionately increase the level of consumption delta c। ठीक है, ये कहता है अगर आपकी इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होते हैं, यानी डेल्टा वाई इंक्रीज होता है, तो ये किसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा? लेवल ऑफ कंजप्शन, यानी डेल्टा सी के प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। स्टेटमेंट 2 कहती है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी है और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस है आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट 2 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी? रॉन्ग है। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जिस स्टेटमेंट में आपको ऑलवेज या ओनली वर्ड का यूज होता है, तो वहां पर आपकी स्टेटमेंट के पूरे चांसेस होते हैं कि वो क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि हम सिर्फ और हमेशा किसी भी बात को हम सिर्फ और हमेशा के बेसिस पर नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हिंट होता है एमसीक्यूज को पहचानने का स्टेटमेंट वाले। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एमपीसी और एमपीएस हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो योर राइट ऑप्शन इज क्या है? दोनों ही गलत है। सो योर राइट ऑप्शन इज डी। ओके, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, और आपको वो क्या करना है? देखना है कि वो ठीक है या फिर गलत है। ओके, अब इस इक्वेशन को कौन पहचान पाएगा? जिसको प्रॉपरली बिल्कुल रिजिडिटी के साथ एक इक्वेशन आती होगी। ठीक है, तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज आंसर सी, जिसमें जी एंड पी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। यहां पर फिर से क्या है? असर्शन और रीजन की बात आ गई है। ओके, असर्शन रीजन की मैंने ट्रिक बताई थी, लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आप उसको एक बार देखना कि किस तरीके से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले बोला गया है असर्शन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू द absence ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है? जिसमें आप इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की अब्सेंस होती है। ठीक है, अंडर द फुल स्टेटमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट
एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। ओके, ये क्या कहता है रीजन में कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इसमें क्या होता है, ऑल द विलिंग और एबल बॉडीड जो होती है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है एक वेज रेट पे। तो ये असर्शन रीजन आपस में इंटररिलेट करते हैं कि नहीं, इसकी क्या पहचान थी, हम इनके बीच में बिकॉज लगा कर देखते हैं। ठीक है, अगर बिकॉज के बाद भी इनका ठीक आता है सेंस निकल कर, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, पहले तो हमने क्या देखना होता है कि बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, उसके बाद हमें दोनों का रिलेशन देखना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब यहाँ पर एक और हमें फुल फॉर्म मिल गई, NSE, इट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डाटा, dated 9th June 2023, there was a net selling of worth rupees 309 crore by foreign institutional investor। यहाँ पे एक और आपको फुल फॉर्म मिल गई है, foreign institutional investor is FIIS over the period of 1 month, 9th May 2023 to 9th June 2023। जो above mentioned transaction है will be recorded, ये कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी आपको ये बताना है, डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट ऑफ BOP। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कौन सी साइड ये रिकॉर्ड की जाएगी। तो योर राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है आपका, डी है कि डेबिट साइड, ठीक है, रिकॉर्ड की जाएगी, और कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी और कौन से अकाउंट में की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे भी करेक्ट इनकरेक्ट की बात आ गई, आपको स्टेटमेंट को पहचानना है। चलिए, मनी सप्लाई M1 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मनी सप्लाई के फीचर्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, उसमें से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट को देखना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड इज डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन। ठीक है, एंड इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इसमें से आपको देखना है कि जो आपकी मनी सप्लाई है उसका करेक्ट फीचर क्या है। सो लेट्स चेक द आंसर। योर करेक्ट फीचर इज ओनली डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सिर्फ क्या है, आपकी मनी सप्लाई का फीचर है। क्या है, इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स अंडर द कियानिज्म इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स के थ्रू किया जाता है अंडर द कियानिज्म इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट हैं ये इनके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो हाउस होल्ड के द्वारा किसका कॉम्बिनेशन होता है, डैश एंड डैश। ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर। योर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कियानिज्म इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक चीज और, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत ही रेलिवेंट पार्ट है, उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका न्यूमेरिकल एंड आपका जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें आपका जो हिस्टोरिकल पार्ट है इकोनॉमिक्स का, ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूमेरिकल है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर
सी, ठीक है, 1000, 3200, 25,000 एंड 20,000। ओके, ये आपका होमवर्क है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पेपर्स में जो भी न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक बार उसको अपनी बुक से टैली करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीटेडली न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी टाइम सेम आ जाते हैं। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरप्लस इन बैलेंस शीट ऑफ पेमेंट्स, BOP, वन मोर फुल फॉर्म, refers to the excess of dash। आपका जो सरप्लस बढ़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ डैश। इट इज अ एक्सेस ऑफ ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ओवर द ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ठीक है। जब सरप्लस बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, रिसिप्ट्स बढ़ता है, पेमेंट्स कम होती है, तो इट इज अ, क्या है आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। इट इज अ excess of autonomous receipts over the autonomous payments। okay, come to the next question। अभी कहते हैं suppose for a hypothetical economic, आपका C दिया हुआ है कंजप्शन, IO दिया हुआ है आपका, ठीक है, जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आएगी। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे आपका आंसर क्या आएगा, यू विल गेट द आंसर B, it's 4, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद जिसको जो भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई बाय ऑन, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्या है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया है, मान लीजिए आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इमेजिनरी कंपनी का, वो फेवरेबल बैलेंस दिखाता है 500 करोड़ का, और जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है उनकी वैल्यू है 1200 करोड़ और ट्रांसफर पेमेंट्स की वैल्यू है 400 करोड़। तो बताइए मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करते हैं प्रॉपर मेथड से, तो यू विल गेट द आंसर C, इट्स 700, ठीक है। देखा कितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। एक सबसे बड़े वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है जो मोस्टली पूछा जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपसे निकलवाया जाता है, आपसे पूरा फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन देखा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अभी यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करना है एंड न्यूमेरिकल हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल टॉपिक्स आज के क्वेश्चन पेपर में हमने कवर किए हैं और किस किस में आपको डाउट है, ठीक है। देन हम एक वीडियो देंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की, ठीक है। यू विल सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 11th। ओके, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको NDP निकालने का फॉर्मूला दिया गया है और ये फॉर्मूले के थ्रू ही निकले हैं सारे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले के थ्रू ही निकले हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन का ही हमारा दूसरा पार्ट है। Elaborate the concept of the externalities with the help of the suitable example। आपको externalities के बारे में बताना है एक एग्जाम्पल देते हुए। So let's check the solution। ये क्या कहता है, जो externalities का मतलब क्या होता है, refers to the benefits or harms which are caused by the one entity to another without being paid or penalized for it। जैसे न्यूली डेवलप्ड कंपनी होती है, ठीक है, जैसे क्या होती है, न्यूली डेवलप्ड कंपनी होती है, न्यूली डेवलप्ड कंपनी होती है या फिर न्यूली डेवलप्ड पब्लिक पार्क होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ये बेनिफिट्स और हार्म्स प्रॉपर तरीके से दोनों ही बेयर करते हैं बिना किसी एंटिटी को पे करे और पेनलाइज करे, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन B ऑफ क्वेश्चन 11। डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पे आपसे सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है,
Okay, so here your answer: factor income earned in the form of rent, royalties, interest, profit are together called the operating surplus. सिंपल सी डेफिनेशन थी. अबे इतना सा ही नहीं लिख कर आना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में भी इलेबोरेट करना है. आपकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Distinguish between the fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. ठीक है, आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में डिफरेंशिएट करना है. तो लेट्स सी द आंसर. अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, और ये जो एक्सचेंज रेट है वो हेल्प करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वाई फॉरेन करेंसी. ओके, और जब आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है जो डिटरमाइन करते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई. फ्लेक्सिबल जो रेट सिस्टम होता है आपका, ये फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द सप्लाई. इजी द क्वेश्चन. अब अगेन हियर इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ठीक है, 13, जिसमें आपसे इनकम्प्लीट टेबल पूछी गई है. मतलब देख सकते हैं आपसे इनकम्प्लीट टेबल का भी पैटर्न बहुत पूछा जा रहा है, जिसमें आपको कंजप्शन फंक्शन एट ₹200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम आपको गिवन है. आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन से इस टेबल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको इनकम, सेविंग्स, एपीसी, एमपीएस दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या दिया गया है, आपको फॉर्मूला का यूज करना है, कंजप्शन फंक्शन का यूज करना है. उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है, हियर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 13. इन एन इकोनॉमी एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, ये बात की गई है. तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये कहता है इकोनॉमी में जो एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई होती है वो एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड से कम होती है. तो इसका इम्पैक्ट बताइए आपके लेवल ऑफ आउटपुट पर, इनकम पर और एम्प्लॉयमेंट पर. ठीक है, सो हम आंसर डिस्कस करते हैं. ये कहता है इन अ इकोनॉमी इफ एक्स एंड aggregate supply is less than the X and aggregate demand, it implies that households are planning to consume more than what the firm expected them to, right? This will lead to unintended fall in inventories, and to restore the desired level of inventories, producer may plan to expand the production. As a result, there may be the increase in the level of output, employment and income of the economy. Okay, got it? Come to the next question, question number 14. ठीक है, अब ये कहता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट. आपको स्टेटमेंट को पहले जस्टिफाई करना है, इट इज अ राइट और रॉन्ग. उसके बाद आपको उसकी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन देना है. योर ऑप्शन your part A is the central bank is the sole currency issuing authority of an economy. Is it right or wrong? If it is wrong and right, you have to give the valid arguments. Okay, so let's check. जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, सोल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की पूरी इकोनॉमी में. ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी इन द इशू ऑफ करेंसी एंड गिव्स द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई इन economy. Your second statement is money serves as a measure of standard of the deferred payments. ठीक है, मनी क्या सर्व करता है, एक मेजर है जो आपके डेफर्ड पेमेंट्स का स्टैंडर्ड बताता है. तो यहाँ पे देखते हैं जो डेफर्ड पेमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट. तो मनी फैसिलिटेट सच ट्रांजेक्शन ऑफ बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, हैंस मनी सर्व्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अब यहाँ पे आपको
बड़ी अच्छी सी कुछ बातें दी गई है, टॉपिक दिया गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के बारे में, ठीक है। उसको पढ़कर उसके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको अब वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई रेट सेटिंग पैनल unanimously decided to keep the benchmark lending rate exchange at the 6.5%. The committee voted to remain focused on the withdrawal of accommodating monetary policy. So, on the basis of given text and common understanding, answer the following question. What? The identify and discuss the economic issue indicate in the above text. अब बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक इशू यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। ध्यान से पढ़कर अगर समझेंगे तो क्या डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, इट्स अबाउट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। और ये क्या सिचुएशन होती है जहां पर आपकी एक्सेस डिमांड होती है, मे बी अंडरलाइंग द कॉजेज बिहाइंड द डिसीजन टेकन बाय द आरबीआई टू कीप द बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, ओके। अब बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑन मनी सप्लाई, ठीक है। इसके मनी सप्लाई पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं अगर द रेट सेटिंग पैनल वुड बी डिक्रीज द सेड रेट, इंक्रीज की जगह क्या हो जाए, वो डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है। अनचेंज की जगह वो डिक्रीज कर दी जाए तो उसका मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या कहता है सेक्शन बी, if the rate setting panel would be have decreased the benchmark lending rate, the commercial bank may reduce their lending rates and consequently it may encourage the borrowings by the general public lending to increase and money supply in the economy, right? समझ में आया? बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत होती है। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपके चैप्टर्स में ही कहीं ना कहीं छुपे होते हैं और आपको उन पे फोकस करना होता है, तो उसके बेस पे आप कोई भी केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ केस स्टडी, ये सब केस स्टडीज ही तो हैं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Classify the following as revenue receipts and capital receipts. Give valid arguments in support your answer. अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई है, दो तीन स्टेटमेंट्स, आपको इसमें से बताना है कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू है, कौन सी कैपिटल है, और आपको उसका वैलिड आर्ग्यूमेंट भी देना है कि वो क्यों रिसिप्ट रेवेन्यू और कैपिटल है। चलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ये कैसी रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इज नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोर कॉजेज रिडक्शन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो किस पे फोकस करती है, टॉकिंग जस्ट अबाउट द लायबिलिटी एंड एसेट्स का, ठीक है। और रेवेन्यू क्या है, आपके स्मॉल से एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, स्मॉल बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है। यहाँ पे रिसिप्ट्स है तो यहाँ पे स्मॉल इनकम्स की बात की जा रही है। सेकंड इज डिसइन्वेस्टमेंट्स रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे क्या है, रिडक्शन हो रहा है हमारी गवर्नमेंट की एसेट्स पर। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए प्रमोटिंग द गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, ये कैसी है, ये रिसिट्स कैसी है, ये रिसिट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स है। क्यों, क्योंकि ना तो इस पे लायबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है, ठीक है, और ना ही आपके एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट के एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में से कैसे पहचानना है, आपको ये देखना है कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए कि आपकी लायबिलिटी और एसेट्स पे कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, अदरवाइज इट विल बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अगर नहीं पड़ रहा और पड़ रहा है तो इट विल बी कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। चलिए come to the next part of question number 16. Study the following chart carefully and analyze the changing trends in the government expenditure, ठीक है। अब आपको एक चार्ट दिया गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट पे किस तरीके से आपके एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप खुद देखना, इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ट्रांसपोर्ट पे जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लास्ट वाले बार से समझ में आएगा कि धीरे 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 कैसे क्या है,
3.32 लाख से 3.90, फिर 5.17, धीरे धीरे कैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है। और बजट एक्सपेंडिचर को जब आप देखेंगे, वेयर इज अ बजट एक्सपेंडिचर, आप बजट एक्सपेंडिचर को जब चेक करेंगे तो उसमें भी आप बार के थ्रू क्या है चेंजेस देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्विंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद केस स्टडी के थ्रू इसको एनालाइज करेंगे। एक बार इसको ट्राई करना दोबारा से। चलिए, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो हाउस होल्ड्स होते हैं आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फर्म्स कॉम्बाइन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दे मेक फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स टू हाउस होल्ड्स which in turn and spent by the households on the consumption on final goods and services। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका होता है आपका, टू सेक्टर मॉडल स्ट्रक्चर होता है आपका इनकम का, ठीक है, फ्लो ऑफ इनकम का। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी क्या है, इसको जीडीपी बोलते हैं, इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन कंपेयर टू द नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जो आपका रियल जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बेटर इंडिकेटर होता है आपका कंपेयर करने में इकोनॉमी को, कंपेयर टू नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, यस रियल जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एक इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक कैटेगरी ऑफ द इकोनॉमी मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइसेस, where nominal gross domestic product is a money value of the final goods and services produced in the domestic territory of economy measured at the current prices, ठीक है। यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे देंगे, 2 ईयर्स को लेते हुए, एक बेस ईयर्स को, एक करंट ईयर को, जहाँ पे प्राइस, आउटपुट और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दोनों को दिखाएंगे। और कंपैरिजन में आपको क्या पता चलेगा कि रियल जीडीपी क्या है, बेटर इंडिकेटर है टू मेक द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल आउटपुट एंड इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंज। ओके, तो ये था आपका सेक्शन ए ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके देखा होगा आपने कि 50% न्यूमेरिकल एंड 50% थ्योरी वर्क करता है। आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। आप न्यूमेरिकल की मैंने आपको बोला है कि आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, और थ्योरी को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है, ठीक समझा दिया है। और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो हम न्यूमेरिकल पे अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है सेट 1 उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से दोनों वीडियोस को समझना, देखना, कैसे क्वेश्चंस देखे पढ़े जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि जल्दी जल्दी पेपर आने वाले हैं बच्चों के, तो हम अब चैप्टर की रिविजन्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर डे आपको एक शॉर्ट प्रोसेस में आपको चैप्टर डिस्कस करने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप इस पे बिल्कुल अपडेटेड रहें, ठीक है। और शेयर करना वीडियो को, और लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और एक नए मसाले के साथ, ठीक है। चलिए।